हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अरे सर बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं अपनी क्लास का पार्ट। आज हम बात करने वाले हैं कल जो हम लिख चुके थे उसके बारे में। सिंपल सी बात, कल हमने क्या लिखा था? हमने कल लिखा था डिमांड फोरकास्टिंग। ये सही सुना आप लोगों ने। एक ऐसा टॉपिक जो आपके पास में आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा। आइए शुरू करते हैं डिमांड फोरकास्टिंग का पार्ट। अब कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी बात, नोट हम कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्यार से बैठेंगे और सुनेंगे बस, ठीक है। समझाने का काम किसका? समझाऊंगा मैं अपने आप। बेटा आप प्लीज फोकस करो, बस सुनना शुरू करो, अपने आप समझा दूंगा। लिसन टू मी। आइए शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। चलो चलो चलो, आज समझेंगे पॉइंट को। हाँ बेटा समझेंगे। आइए बात करते हैं, हमने लिखा भी था इसके ऊपर। प्लीज 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 पूरा फोकस सामने। डिमांड फोरकास्टिंग। हालांकि डिमांड फोरकास्टिंग की बात हम पहले भी कर चुके हैं थियोरीज ऑफ ऑपरेशनल चेंजेस के अंदर, ऑपरेशनल इश्यूज के अंदर। वहां हम बात कर चुके थे कि ऑपरेशनल इश्यू क्यों क्रिएट होते हैं, वहां कौन सी थ्योरी जो डील करती है, उसी में हमने वर्ड सुना। लेकिन अब इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं जो कि हम लिख भी चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, प्लीज पूरा फोकस सामने करते हैं। कह रहा डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, और आज आपको मैं एक वीडियो क्लिप भी दिखाने वाला हूं इसके रिगार्डिंग, जो आपको दिखाऊंगा फिर समझाऊंगा पॉइंट को। पहले मीनिंग पढ़ेंगे, फिर वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हैव अ लुक ऑन दिस। कह रहा है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, और हमें कैसे अपने ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करनी है। तो सिंपल सी बात, जो लाइंस होंगी उन्हीं में वर्ड छुपे होंगे, उन्हीं वर्ड्स को पिक करके हमें आंसर लेना है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? इज ए टूल। कौन सा टूल? ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर डिमांड। अब कोई क्वेश्चन बोले आपके पास में कि फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट मतलब होता है कि भैया पहले से उसके बारे में एक एस्टिमेशन लगा लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिडिक्टिंग? एस्टिमेशन। एक पहले से एस्टिमेशन, क्योंकि एक्यूरेट तो नहीं पता लग पाएगा, बट द थिंग इज एक एस्टिमेशन तो लगा सकते हो ना। किस बेस के ऊपर बताइए मुझे? क्या पास्ट बिहेवियर के ऊपर, कि आपकी पास्ट में डिमांड कैसी रही उसके बेसिस के ऊपर, अगर उसके आधार पर अगर आप डिमांड को, फ्यूचर की डिमांड को एक्सपेक्ट करते हो या एक्सपेक्टेशन लगाते हो कि कितनी हो सकती है, ये थ्योरी क्या कहलाएगी बताओ? इसी टूल को, इसी सिस्टमेटिक टूल को इसे बिजनेसेस यूज करते हैं, इसे कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। ये टूल, अब पॉइंट नंबर 1 देखो, यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे वहां 1 2 3 लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए कोई पूछेगा आपसे कि बताइए फ्यूचर की डिमांड को प्रिडिक्ट करना किसके बेस के ऊपर? पास्ट बिहेवियर को लेके या प्रेजेंट ट्रेंड्स को लेके, आज क्या ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस के ऊपर। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ टूल इज नोन एज डिमांड फोरकास्टिंग। याद है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, हमने बात की थी क्या आपके डिमांड फोरकास्टिंग से ये श्योरिटी है क्या कि आप बिजनेस को 100% एक्यूरेसी मिले एस्टिमेशन को लेके? मतलब जो एस्टिमेशन उन्होंने लगाया, क्या श्योर है कि वो उतना ही मिलेगा? आंसर इज नो। कहने का मतलब क्या है? हो भी सकता है, नहीं भी, इट मे भी, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। दोनों बातें हमारे पास में। कह रहा डिमांड फोरकास्टिंग डज नॉट प्रोवाइड 100% एक्यूरेसी। द वर्ड एक्यूरेसी मींस एक्यूरेट से बना। एक्यूरेट का मतलब एकदम जो आपने एक्सपेक्ट किया अगर वही एक्चुअल में आपको मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो कहने का मतलब डिमांड फोरकास्टिंग टूल तो है जो बताएगा एस्टिमेशन के रिगार्डिंग, लेकिन ये हमें ये श्योर नहीं करता कि सर एक्यूरेट होंगे या नहीं होंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या करता है? ये आपको रीजनेबल एक्यूरेसी प्रोवाइड करवाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, जवाब देना। अगर क्वेश्चन ये आया कि आपके पास में डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो आपको 100% एक्यूरेसी देता है, ए ऑप्शन, बी पार्ट रीजनेबल एक्यूरेसी, सी पार्ट ईदर ए और बी। लिसन टू मी, क्वेश्चन का तरीका पूछने का, ईदर ए एंड बी पूछ लिया तो क्या करोगे? तो आंसर ईदर ए एंड बी होगा, याद रखना। ए ऑप्शन 100% एक्यूरेसी है, बी ऑप्शन अगर मान लो क्वेश्चन में आया रीजनेबल एक्यूरेसी, और सी आया ईदर ए एंड बी। तो ईदर वाला पॉइंट का मतलब है हो भी सकता है 100 और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें आ गई, ठीक है। तो याद रहेगा। ओके सर, तो क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहे ये जो टूल है ये आपके पास लोकल और इंटरनेशनल, यस सही सुना, ये बस बात नहीं है बेटा, ये प्रैक्टिकल थिंग है। ये वाला टूल ना सिर्फ आपको लोकल लेवल, मतलब अगर मैं बात करूं एक इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट अपने आप को लेके या अपने फर्म को लेके, अपने बिजनेस को लेके जो भी डिसीजन मेकिंग करती है, एस्टिमेशन लगाती है, वो लोकल बेस पे है। बट पॉइंट इज इंटरनेशनल कंपनीज, अगर बात करूं एमएनसीज भी होती है ना बेटा, वो भी इस टूल को यूज करती है। डू यू नो दिस? करती है सर, याद रहे। मतलब कोई बिजनेस फर्म प्रोड्यूसर जो है वो इस टूल को यूज करते हैं अपनी डिमांड को फोरकास्ट करने का। एग्जांपल के लिए लिसन टू मी, बताओ मुझे, मैं कहूं कि बताओ किसी बिजनेस को ये डिसाइड करना है कि यार प्रोडक्शन कितना किया जाए, कितना कोई गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि ये आपका एस्टिमेशन बताएगा कि आपकी सेल कितनी होने वाली इन फ्यूचर के अंदर। इज इट क्लियर? समझ में आया? देखो ध्यान से इसको। पॉइंट इज यहां पर आपके पास में 3 क्वेश्चन है, एक ये लोकल इंटरनेशनल वाला, एक बन गया रीजनेबल एक्यूरेसी और 100% एक्यूरेसी वाला, और एक बन गया हमारे पास में पास्ट बिहेवियर और प्रेजेंट ट्रेंड को लेके। याद रहेगा?
तो इन शॉर्ट इन पूरे तीनों पैराग्राफ में क्या पढ़ना है, इन तीनों पैराग्राफ में, इन तीनों की तीनों पैराग्राफ में हमारे काम का क्या है, ओनली एंड ओनली अगर हम बात करें ये पास्ट बिहेवियर वाला टॉपिक, एक एक्यूरेसी वाला पॉइंट, दूसरा तीसरा है लोकल इंटरनेशनल वाला पॉइंट। इज इट क्लियर सर? आप आगे आ रहे हैं? ओके देखो लोकल इंटरनेशनल वाला पार्ट, इज इट क्लियर? याद रहेगा? ओके सर चले आगे। ओके आगे बात करते हैं। तो ये था डिमांड फोरकास्टिंग किसे कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूं हमारे पास में पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा डिमांड फोरकास्टिंग, वीडियो क्लिप दिखाने, हाँ दिखाऊंगा, सुनो ध्यान से बात को पहले। डिमांड फोरकास्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर मैनेजर, बिजनेस के अंदर बिजनेस फर्म्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, मैनेजर्स हो, बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग वाला टूल मैनेजमेंट की साइड से यूज किया जाता है। मैनेजमेंट इस टूल को यूज करता है डिसीजन लेने के लिए। इन शॉर्ट लिखा हुआ है बिकॉज इट रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी, मतलब कि सिंपल सी बात, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। अब सुनो ध्यान से, एक तो मैं ये बोलूं कि भैया कुछ नहीं पता, बताओ मुझे, एक तो मैं ये कहूं आपके पास में अगर कुछ नहीं पता, एक तो मैं कहूं मुझे कुछ भी नहीं पता भैया क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर, और एक मैं कहूं कि मेरे पास में एक एस्टिमेशन आ जाए, मेरे पास में एक एस्टिमेशन आ जाए कि हाँ भी ठीक है, एटलीस्ट कम से कम मेरे पास में एक एस्टिमेशन है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कैन यू प्लीज टेल मी, उसे क्या बोलूंगा? जो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि सर सिंपल सी बात, मैनेजर के रिस्क को कम कर देता है कौन? आपका डिमांड फोरकास्टिंग वाला टूल। लिखा हुआ कौन सी, किससे? अब डरो किससे है बताओ। अगर मैं पूछूं आपसे अनसर्टेन कौन सी बातें हैं, तो पॉइंट इज एनवायरमेंट, जिसको हमने लिखा भी था एनवायरमेंटल फैक्टर्स, याद आया? एनवायरमेंटल फैक्टर्स सर हमें याद है, आपने स्कोप में पढ़ाया था बिजनेस के। यस बेटा। एग्जाम्पल मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की अगर बात करूं, रिमेंबर गवर्नमेंट की पॉलिसी, मार्केट में आने वाला कॉम्पिटिटर, मेरा सप्लायर, मेरा कस्टमर जो कि सबसे ज्यादा आपके पास भड़कता रहता है, सिंपल सी बात। तो कहने का मतलब क्या है, एक मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग लेने के लिए कहीं ना कहीं एक जो रिस्क वाला पार्ट है, एक जो अनसर्टेन का पार्ट है, उसको ये क्या करता है, ये कम कर देता है। क्योंकि सिंपल सी बात, जब आपको एक एस्टिमेशन लगता है, एटलीस्ट कंप्लीट तो नहीं लगेगा, बट अगर मान लीजिए कंप्लीट एक एस्टिमेशन लगता है आपको, नॉट अगर रीजनेबल पार्ट भी लगता है, नॉट एक्यूरेट बोलो, 100% नहीं बोल रहा, तो उस केस में क्या होगा बताओ, सोचो ध्यान से। सर कहीं ना कहीं उसका फायदा किसको मिलेगा? मैनेजमेंट को मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। लिखा हुआ है किस लिए मिलेगा? प्लानिंग करने में कि भैया प्रोडक्शन कितना करना है, डिमांड कितनी होने वाली है, इन सब चीजों के रिगार्डिंग। याद रहेगा बेटा? तो क्या मुझे बताओ, क्या ये मीनिंग क्लियर हो पाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग? डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? दूसरी बात यहां पर आती है सर, डिमांड फोरकास्टिंग किस लेवल पे होता है? लोकल भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि कौन से टूल्स टूल को यूज करके मैनेजर को जो अनसर्टेन पार्ट है वो भी क्या होता है, गिरता है नहीं गिरता? यस सर। इसे क्वेश्चन नहीं बनता, बस 3 पॉइंट बनते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। आओ एक काम करता हूं, अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं, ठीक है? बस सिर्फ और सिर्फ वीडियो क्लिप को देखना और ट्राई करना, उसके बाद सुन पाओ तो। ओके, हैव अ लुक ऑन दिस, फोकस सामने देखो ध्यान से। Hi Jane. I'd like to review your sales forecast with you. Sure, Bob. It looks like you have $2 million in revenue forecast for this year. I'd like to make that $3 million. But I think I am going to sell $2 million worth of products this year. That is why I made $2 million my forecast. Yes, but I would like to make $3 million your stretch forecast. A stretch forecast? Okay. But will you actually expect me to bring in $3 million if that becomes my stretch देखते रहो इसके forecast? अंदर। Of course, ये Jane. sales की forecast That की is बात why कर we रहे call it a forecast. So where do you expect me to get the additional $1 million in sales this year? It looks like you have an opportunity in your pipeline with Peterson Corporation for $250,000 and a 50% chance of closing in March. Couldn't that really be a $500,000 opportunity instead? No? And don't you think there is more like an 80% chance that we will win that deal? And couldn't that close on December 31st of this year instead? No, that does not seem likely. Awesome. Then I'll update that opportunity to be 80% likely to close on December 31st for $500,000. See? There is $400,000 that you didn't even know you had. Now, let's look at the other opportunities in your pipeline. I think with a little effort, we can get you to $3 million. No problem. Okay, Bob. Awesome. Thanks, Jane. हाँ जी, तो बेटा एक आइडिया लग पाया आप लोगों को कि कैसे डिमांड फोरकास्टिंग की बात होती है। सर इन शॉर्ट, मैनेजमेंट लेवल के ऊपर, चाहे सेल्स की बात हो, चाहे मार्केटिंग की बात हो, एग्जांपल के लिए एक बात बताओ मुझे, कोई बिजनेस चाहता है कि भैया कि कितना मार्केटिंग पे खर्चा किया जाए, कितना प्रोडक्शन पे खर्चा। एग्जांपल तुम नोटिस किया, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करती। चेक किया आप लोगों ने?
बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं जो बहुत सारा खर्चा करती हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, यस और नो। बहुत सारी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी अलग अलग तरीके का होता है। तो ऐसा क्या होता है, सिंपल सी बात, ये डिसीजन किस बेस पे लेते हैं वो लोग बेटा, वो इसी टूल की हेल्प से लेते हैं जिसे बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग वाला पार्ट। आइए पढ़ते हैं इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो मीनिंग क्लियर हो गया, यस सर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा सर अब इंपॉर्टेंस की बात करो या इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस की बात करो। डिमांड फोरकास्टिंग किस तरह से हेल्पफुल है, जब आप जरा सोच के बताना, क्या प्रोडक्शन की प्लानिंग के लिए हेल्पफुल नहीं है? बताओ कोई बिजनेस कितना प्रोडक्शन करेगा कितना ना करे, क्या इसमें भी हेल्पफुल नहीं है? जब मार्केट के बारे में पता होगा कस्टमर क्या खरीदने वाला कितना खरीदने वाला है, तो आप अपने प्रोडक्शन की भी प्लानिंग कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे सर। दूसरी बात कह रहा है सेल फोरकास्टिंग, जो आपने भी वीडियो देखी वो किसकी थी, वो सेल फोरकास्टिंग की थी। दे टॉकिंग अबाउट सेल को कैसे इंक्रीज किया जाए। वो कह रहा है कि 3 करोड़ बढ़ जाएगी, वो कह रहा नहीं 2 करोड़ का पार्ट है। कहने का मतलब क्या है, सेल कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी ये क्या आपके पास्ट ट्रेंड पे डिपेंड नहीं करता? सोच के देखो ध्यान से। क्या मार्केट में अगर बात करें पिछले कुछ सालों में आपकी डिमांड कितनी रही, कितनी सेल रही, और अभी आपने ऐसा क्या नया स्टेप लिया, मार्केट में क्या हो गया जिसकी वजह से आपकी सेल बढ़ जाए? तो ये फोरकास्टिंग वाला टूल मैनेजमेंट को हेल्प करता है बेटा, चाहे सेल का पार्ट हो, चाहे प्रोडक्शन का पार्ट हो, या बिजनेस को कंट्रोल करने की बात हो। यहां बिजनेस कंट्रोल का मतलब जानते हैं क्या? यहां पर बेटा बिजनेस कंट्रोल करने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। यहां पर बिजनेस कंट्रोल करने का मतलब यह है कि बिजनेस मैनेजमेंट अपना बजट बनाता है। बजट मतलब कितना कमाई होने वाली है और कितना खर्चा करना है। तो ये जो बजट है कि कितना रेवेन्यू आने वाला है और कितना खर्चा लगने वाला है, क्या इसका डिसीजन लेने में भी क्या मैनेजमेंट को डिमांड फोरकास्टिंग टूल हेल्प नहीं करेगा? करेगा सर, पक्का करेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जवाब दो। इन्वेंट्री का मतलब क्या क्या है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, लिखा भी हम लोगों ने, एंड फाइनल गुड्स। इन तीनों पार्ट को इकोनॉमिक टर्म्स में हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। अब मुझे बताओ कोई बिजनेस कितना रॉ मटेरियल का अपने पास स्टॉक रखे, कितना वर्क इन प्रोग्रेस रखे, या कितना फाइनल गुड्स के रूप में रखे? तो क्या ये सारी के सारे डिसीजंस कि रॉ मटेरियल कितना चाहिएगा आपको, वर्क इन प्रोग्रेस कितना रखना है आपको, या फाइनल सामान कितना रखना है आपको, या इस बात का डिसीजन भी आपका डिमांड फोरकास्टिंग टूल हेल्प नहीं करेगा? कैसे सोच सर, कैसे बात कर रहे हो? एग्जांपल के लिए भैया कस्टमर कितना डिमांड कर रहा है आपके सामान की, अगर आपको ये आइडिया लग जाए कस्टमर क्या चाहता है आपके प्रोडक्ट के अंदर, क्या क्वालिटीज एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्या प्राइस गिराना नहीं गिराना, एक एग्जांपल के लिए ये सारी चीजें, क्या पैकिंग और अच्छी चाहिए आपको, इस सारे के सारे डिसीजंस हमें फोरकास्टिंग की हेल्प से अवेलेबल हो जाते हैं। आगे आते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं सर कैपिटल डिसीजन, किसी बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करना है, किसी बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट कहां करेगा बताओ? तो लिखा हुआ सर बाय कंपेयरिंग द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा और आज क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जा रहा है, आज कितना पैसा पे कर पा रहे हो। एग्जांपल में बताऊं, मुझे बताओ 15% पे लोन उठा के, 15% पे लोन उठा के क्या मैं कहूं कि रिटर्न मेरी 12% आए, काम चल जाएगा? इज इट सो? जवाब देना। नहीं सर। तो कहने का मतलब फ्यूचर में कितनी रिटर्न आने वाली है और अभी मेरी क्या रेट चल रहा है जिसमें मैंने लोन उठा के इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। तो कैन यू प्लीज थिंक टेल मी अबाउट दिस कि सर कैपिटल डिसीजन मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में भी क्या डिमांड अगर आपको पता होगी फ्यूचर के बारे में कि कस्टमर क्या खरीदेगा और कितनी अमाउंट में आप अपना सेल जनरेट कर पाओगे, प्रोडक्शन कर पाओगे, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट डिपेंड नहीं करता रिटर्न के ऊपर कि रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? रेट ऑफ दोनों में फर्क है। लिसन टू मी, रेट ऑफ रिटर्न एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क है बेटा। ये दो बातें क्यों लिखी गई है? द थिंग इज सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जब बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, याद रखना प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर्स इन्वेस्टमेंट जब करते हैं बेटा, तो ये मैक्सिमम पैसा लोन के रूप में लेते हैं। और इसका जीता जागता सबूत क्या जानते हो? सोचो, ध्यान से चेक करो। आप अपना अकाउंट्स पढ़ते हो तो वहां लिखते हो डेट इक्विटी रेशियो, याद है 2 रेशियो में वाला पार्ट। तो होता क्या है, डेट की अमाउंट ज्यादा रखो और इक्विटी कम रखो। इसका मतलब लोन का अमाउंट ज्यादा प्रेफर किया जाता है व्हाइल इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट पार्ट। बिजनेस यही करते हैं बेटा। तो क्या करते हैं, अगर मुझे बताओ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चल रहा है आज के टाइम में और रिटर्न कम मिलने वाली है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रेफरेबल होगी? सोच के बताओ, दिमाग दिल पे हाथ रखो, जवाब दो, क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रेफरेबल होगी? आंसर इज नो। तो वही लिखा हुआ है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। सिंपल सी बात, अगर हाई होगा तो बेनिफिट है, लो है तो आपके लिए क्या है, नुकसानदायक है। इज इट क्लियर? बोलो समझ में आया? हाँ ना? चेक करो इसको। तो याद रहेगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए कौन से फैक्टर हैं, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4। कौन से फैक्टर है सर? कंपेयर करना, किसको? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्यूचर की बात कर रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की बात कर रहा है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस और नो? समझ में आया? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? चले आगे। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा हमारे पास में टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। तो ये पार्ट तो हो गया कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या है,
डिमांड फोरकास्टिंग कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग के बारे में। सुनो बात ध्यान से बेटा, जब बात फोरकास्टिंग के टाइप्स की आती है तो हम मेनली बात कर लेते हैं अपने मैक्रो लेवल की, क्योंकि रीजन बीइंग मैक्रो लेवल का मतलब यहां पर है कि आपका बिजनेस जो अफेक्ट होगा वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की थ्रू अफेक्ट होगा। यस और नो? मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी, कॉम्पिटिटर, कस्टमर, लीगल पॉलिसीज, ये सारे फैक्टर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते। बिजनेस को अफेक्ट करने का मतलब समझते क्या होता है? बिजनेस को अफेक्ट करने का मतलब होता है बिजनेस की डिसीजन को अफेक्ट करना, याद रखना। तो बताओ करते हैं नहीं करते? करते हैं। तो पॉइंट पढ़ना क्या लिखा हुआ है, कह रहा है मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करोगे तो क्या होगा, इट डील्स विद द जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। जनरल मतलब आमतौर, जनरल पब्लिक की बात करो। जनरल मतलब क्या बात कर रहा है? जनरल पब्लिक की बात होती है यहां पे। सिंपल सी बात, जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी एज मेजर्ड बाय इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? क्या होता है भैया? इंडस्ट्री, जिस आप एग्जांपल के लिए जो सामान बना रहे हो, थिंक अबाउट दिस। मैंने बोला ये माउस मेरी कंपनी बनाती है, ये माउस मेरी कंपनी बनाती है, तो चेक करो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने वाली और कौन कौन सी कंपनीज है? वो सारी कंपनीज क्या कहलाएंगी? इंडस्ट्री कहलाती है। आप पढ़ते भी हो, ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग होमोजेनस आइटम्स आर नोन एज इंडस्ट्री। तो कैन यू प्लीज टेल मी उस इंडस्ट्री के प्रोडक्शन का इंडेक्स पता लगाना, इंडेक्स पता लगाना। अब बताओ इंडस्ट्री जो बना रही है, सोच के देखो, एक बिजनेस जब काम कर रहा है, मेरी कंपनी काम कर रही है, आपकी कंपनी काम कर रही है, हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग कितना प्रोडक्शन करेंगे? सोचो ध्यान से। क्या बनाते जाए ऐसा कुछ है? हाँ भाई बनाना शुरू किया, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऐसा कुछ है? आंसर इज नो सर। दिस होल थिंग डिपेंड्स ऑन द फोरकास्टिंग पार्ट। किस तरह से हम डिपेंड कर पाएंगे? सिंपल सी बात, अगर आप अपने पास जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एग्जाम्पल जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन का पार्ट, स्पेंडिंग हैबिट, लोग किन चीजों पे खर्च करना चाह रहे हैं, स्पेंडिंग हैबिट बोलते हैं उसको। लोग किन चीजों पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं? एग्जांपल के लिए सर कंजम्पशन की साइड में मूव कर रहा है उनका। नेशनल इनकम मतलब तो नेशनल इनकम ही पर कैपिटल इनकम का डिसाइड करती है, हाँ है ना? बताओ मुझे, एक पर्सन की प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? तो जब प्रति व्यक्ति आय किस पर डिपेंड करती है कि इकोनॉमी, नेशनल इनकम कितनी है, आपका इकोनॉमिक फैक्टर मतलब आर्थिक रूप से आपका इकोनॉमिक लेवल क्या है कंट्री का, यस और नो? इकोनॉमी का, यस और नो? इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात ना, मेरी इनकम कितनी है ये बताएगी परचेजिंग पावर। उसी परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग मैं डिमांड करूंगा, और डिमांड करूंगा तो इंडस्ट्री भी वही बनाएंगी, नहीं बनाएंगी? तो सिंपल सी बात, आपसे क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास में कि मैक्रो इकोनॉमिक वाले पार्ट को, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग को कैसे डिसाइड करते हैं? आईआईपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स। इन शॉर्ट अगर हम बात करें सर किसकी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, अगर बात करें कि इंडस्ट्री किस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रही है, आइए बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां दो बातें आती हैं मैक्रो में, दो बातें लिखी है। एक है इंडस्ट्री लेवल प्रोडक्शन फोरकास्टिंग, मतलब डिमांड फॉर टू व्हीलर। एक बात बताओ, छोटी सी बात का रिप्लाई करना, इंडिया में कितनी गाड़ियां बन रही है? सोचो ध्यान से, इंडिया में कितनी सारी कंपनीज है गाड़ियों वाली? बहुत सारी कंपनी है सरकार वाली। अब मैं बोलूं कि बताओ, आप फोरकास्ट करो कि इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, पूरी इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री कितनी कार का प्रोडक्शन कर रही है? इसे क्या बोलोगे? क्या इसे आप इंडस्ट्री लेवल बोलोगे, फर्म लेवल बोलोगे? रिप्लाई करना। बताओ, एक क्वेश्चन आया एग्जांपल के लिए, टेल मी प्लीज, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये आया, जवाब देना। क्वेश्चन ये आया कि अगर आप इकोनॉमी के अंदर जो भी कंपनी है, टाटा है, महिंद्रा है, ये लोग अपने प्रोडक्शन कर रही है कार का, तो ये वाला लेवल कौन सा फोरकास्टिंग, अगर ये लोग अपनी फोरकास्टिंग करते हैं कि फ्यूचर में कार का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, कितनी एग्जांपल मीडियम कार सेगमेंट होनी चाहिए, कितनी लग्जरी बननी चाहिए, कैन यू प्लीज टेल मी ये पार्ट कौन सा है? क्या ये इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग है या फर्म लेवल फोरकास्टिंग? आंसर इज सर ये इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग, याद रहेगा। बट व्हेन इट कम्स टू, अगर मैं बोलूं बताओ भैया टाटा कंपनी, ये तो मैंने एग्जांपल एक्टिवा का लिखा, बट एग्जांपल और लेता हूं, मतलब टाटा कंपनी, अकेली टाटा कंपनी अपनी कितनी कार का प्रोडक्शन करे, मारुति कितने का करे, इंडिविजुअली अगर बात करो, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं फर्म लेवल फोरकास्टिंग, याद रहेगा। तो मैक्रो में दो पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट है, वन इज इंडस्ट्री लेवल, सेकंड इज फर्म लेवल। तो मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो यहां नहीं बनता, एक तो बनता है इसके ऊपर और एक बनता है इसके ऊपर, याद रहेगा बेटा। इज इट क्लियर? चेक करना, देख सकते हो। ये दिखाई इसलिए रहा हूं ताकि बाद में अगर डाउट निकल के आए तो डाउट मुझसे पूछ सको कि सर ये नहीं आया, वो नहीं आया। ओके, तो याद रहेगा फोरकास्टिंग की टाइप वाला पार्ट, यस और नो, यस और नो। चले बोलो बोलो बोलो, ये पूरा पार्ट हम लोग लिख चुके थे, चले आगे आगे बढ़ सकते हैं बेटा? जी सर। तो याद रहेगा कौन सी बातें बोली यहां पर? मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग की टाइप कौन कौन सी है? इंडस्ट्री भी और फर्म भी। बच्चे नॉर्मली बोलेंगे मैक्रो का पार्ट तो इंडस्ट्री बनता है, नॉर्मली क्या होता है बच्चे, क्या बोलते हैं कि मैक्रो का पार्ट तो इंडस्ट्री बनता है। आंसर इज नो, इंडस्ट्री का पार्ट भी और इवन फर्म लेवल फोरकास्टिंग भी इसी का पार्ट है फोरकास्टिंग टर्म्स के अंदर। ओके, इज इट क्लियर? चले आगे आते हैं।
आगे बढ़ते हैं। कह रहा सर सर सर, मैंने बोला हाँ बोलो। देखो ध्यान से, कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। भैया टाइम पीरियड के बेसिस के ऊपर भी तो फोरकास्टिंग होती है नहीं होती? तो कैसे एग्जांपल देखते हैं। कह रहा फर्स्ट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, शॉर्ट टर्म मतलब नॉर्मली शॉर्ट टर्म को दो टाइप डिपेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं। सिंपल सी बात, हम कहते हैं जो हमने यहां लिखा ना 1 साल या 1 साल से कम का टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन अकाउंटिंग सेंस। इन अकाउंटिंग सेंस कह दूं, इसको बोलते हैं बिजनेस सेंस के अंदर। अकाउंटिंग या बिजनेस सेंस के अंदर 1 साल या 1 साल से कम का टाइम पीरियड कहलाता है शॉर्ट टर्म। बट अगर यही वर्ड आपके पास में कहां निकल के आता, यही वर्ड आता आपके पास में अगर इकोनॉमिक टर्म में, तो हम बोलते हैं दैट टाइम पीरियड, दैट टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड नोट कर लो, दैट टाइम पीरियड वेयर, आगे टॉपिक आएगा, सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल नेचर के हो। फैक्टर मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको फैक्टर बोलते हैं। भैया सिंपल सी बात चेक करना, प्रोडक्शन करने के लिए क्या मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्या? लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, हाँ है ना? तो कहने का मतलब क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल। हालांकि इनकी कंप्लीट बात मैं करूंगा प्रोडक्शन और कॉस्ट वाली यूनिट के अंदर, मैं बात करूं वहां पे मेन मुद्दा है फैक्टर का चलने वाला है। ओके सर, तो कहने का मतलब यहां मुझे बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, एक ऐसा टाइम पीरियड जो 1 साल या 1 साल से कम का टाइम पीरियड है। तो जवाब दो, ऐसे टाइम पीरियड में, ऐसे टाइम पीरियड के अंदर किस टाइप की फोरकास्टिंग होगी। आइए बात करते हैं। कहता है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग फोरकास्टिंग। सर ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? बेटा ऑपरेटिंग का मतलब होता है ऑपरेशंस। ये क्या होता है ऑपरेशन में, डॉक्टर वाला नहीं बेटा। ऑपरेशन का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर काम के लिए, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बिजनेस को लगाया गया, अब उस बिजनेस में होने वाली चेंजेस, उस बिजनेस में आने वाला फर्क, उन चीजों को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ऑपरेशनल पार्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर, शॉर्ट टर्म टाइम, जो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग है दैट विल पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? उसे ऑपरेटिंग फोरकास्टिंग बोलते हैं। एग्जांपल देखो ध्यान से, कह रहा स्टॉक की रिक्वायरमेंट बताओ भैया, क्या स्टॉक 5 साल का देखते हो क्या? 5 साल का स्टॉक इकट्ठा डलवा लूं, 10 साल का डलवा लूं, इज इट सो? नहीं सर। व्हेन इट कम्स टू स्टॉक पार्ट, आप हमेशा क्या करते हो, 1 साल या 1 साल से कम के टाइम पीरियड में आपको कितने स्टॉक की रिक्वायरमेंट है, जब इसके रिगार्डिंग आप क्या करते हो, फोरकास्ट करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म या ऑपरेटिंग फोरकास्टिंग। सेम एक्सरसाइज लाइक कि वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है भैया, कैश कितना चाहिए, कैश, करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए करंट असेट्स मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल सी बात, दैट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ, क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग फोरकास्टिंग। यस और नो? समझ में आया नहीं आया? आ गया सर, चलिए आगे। अगर कोई डाउट रहेगा प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, नीचे नंबर है, आप मुझे डाउट मेंशन करेंगे। सुन लिया क्या पॉइंट है सर? ऑपरेटिंग का पार्ट मतलब जब आप बात करते हो अपने इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में, आपकी कंपनी के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, जब आप डिसीजन ले रहे हो, किस बेस को देख के? अपने ऑपरेशंस को देखकर। क्या आपके जो काम चल रहा है उस काम की रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करोगे नहीं करोगे? बताओ मुझे। आज एग्जांपल के लिए, अगर मेरी कंपनी का सामान, मेरे फैक्ट्री का सामान नहीं बिक रहा, तो क्या मैं ज्यादा सामान बनाऊंगा? बताना। क्या स्टॉक मेंटेन करूं ज्यादा एक्स्ट्रा में? आंसर इज नो। बट मुझे अगर लगता है कि नहीं यार फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी, मेरा फोरकास्ट कहता है कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ जाएगी, जवाब दो, क्या आप रॉ मटेरियल का स्टॉक कम करो ज्यादा करोगे? फिर हम बढ़ा देंगे। इसका मतलब इसी को बोलते हैं बेटा ऑपरेशनल फोरकास्टिंग, याद रहेगा। आगे आता है, नेक्स्ट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल 10 साल। जनरली अकाउंटिंग सेंस और बिजनेस सेंस में बोलते हैं 5 साल 10 साल का टाइम पीरियड, लेकिन हम जब बात करते हैं बोलते हैं और इकोनॉमिक में क्या बोलते हैं सर? इकोनॉमिक टर्म में बोलते हैं इसको क्या? इसे कहते हैं वेयर ऑल दी फैक्टर्स आर ऑफ वेरिएबल नेचर। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जब आप सारे फैक्टर, लैंड को भी, लेबर को भी, कैपिटल को भी, एंटरप्रेन्योर को भी, इन सबको चेंज कर सकते हो। जब आपको लगता है कि हाँ भाई बहुत टाइम पीरियड, 5 साल 10 साल का टाइम पीरियड है, अगर लैंड भी ले लूंगा तो कुछ ना कुछ रिटर्न देगी मेरे पास में, नई मशीनरी खरीद लूंगा तब भी रिटर्न देगी, नया इन्वेस्टमेंट करूंगा रिटर्न देगा। तो पॉइंट इज, कहने का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप 5 साल या उससे ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए फोरकास्टिंग करते हो, मेनली अगर बोलूं 1 साल या 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड, जो मिनिमम बोलते हैं 5 साल तक की बात करते हैं, तो बात करते हैं इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। एग्जांपल के लिए बताओ मुझे मैं चाहता हूं, मैं कहता हूं भैया मैं हूं प्रोड्यूसर, मैं बेचारा नन्ना मन्ना प्रोड्यूसर। जवाब दो, मैं कहता हूं भैया मेरे प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं। प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? मैं ज्यादा एक्स्ट्रा मशीनरी लगाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास में मशीनरी बढ़ा दूं, मैं चाहता हूं कि मेरे प्लांट का साइज बढ़ जाए, मैं चाहता हूं कि मेरी मैन पावर जो लेबर है वो भी बढ़ जाए, जो नीचे लिखा आप लोगों ने, मैं चाहता हूं कि ये भी बढ़ा दूं,
मैं चाहता हूं एग्जांपल के लिए सर मेरा जो प्लान रहे वो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट से रहे, मैं चाहता हूं कि डिमांड एक्स्ट्रा हो, सामान ज्यादा बने। तो इस तरह की जो फोरकास्टिंग होती है कि फ्यूचर में कितना करोगे कितना नहीं करोगे, क्या प्लांट को बिना सोचे समझे बढ़ाना क्या आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा? रिप्लाई करना। पहली बात तो प्लांट की कैपेसिटी की बात हो या मैन पावर बढ़ाने की बात हो या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो, जब आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब समझते हो कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अगर आप लोन ले रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो कि भैया 5 साल 10 साल के लिए लोन उठा लूं, रिमेंबर, चाहे मैं डिवेंचर इश्यू कर दूं, मैं बॉन्ड इश्यू कर दूं, रिमेंबर, 5 साल के 10 साल के 15 साल के लिए। कैन यू प्लीज टेल मी इस तरह की चीजें क्या आपके लिए बिजनेस के लिए, आप मतलब बिजनेस के लिए क्या कॉस्ट को नहीं बढ़ाएंगी? हाँ है ना? जब कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ गई ज्यादा, प्रॉफिट आया कम, तो नुकसान नहीं हुआ। तो जवाब इसीलिए बेटा क्या होता है, इसीलिए बोलता हूं जवाब दो, इसीलिए बिजनेस क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग भी करते हैं। वो चेक करते हैं कि जिस पॉलिसी का रिलेशन आपके लॉन्ग टर्म से कनेक्टेड है, मतलब जहां पर 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड लगने वाला है, अप टू 5 इयर्स की अगर बात करें, हालांकि 10 साल इसमें काउंट होता है, तो बताओ मुझे क्या उस केस के अंदर जो फोरकास्टिंग की जाएगी वो लॉन्ग टर्म होगी या वो शॉर्ट टर्म होगी? ऑब्वियस लॉन्ग टर्म होगी, याद रहेगा। सिंपल सी बात, क्लियर है? समझ में आया? हाँ या ना बोलो मुझे, यस और नो। चले समझ में आ रहा है? ओके, पढ़ सकते हैं आगे। तो हमने पढ़ लिया, हमारे पास में फोरकास्टिंग की टाइप पढ़ ली, हमने इंपॉर्टेंस वाला पार्ट देख लिया, हमने डिमांड फोरकास्टिंग का ये भी पढ़ लिया। आगे बढ़ सकते हैं बेटा। और डोंट वरी, अभी अपकमिंग टाइम के अंदर मैं आपके लिए पीपीटीज भी लेके आने वाला हूं। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, ताकि आप लोगों को, मुझे पता कि बहुत सारे बच्चों एग्जाम अभी नवंबर में होने वाला है, रिमेंबर, नवंबर में, कुछ बच्चों को मई में भी होगा। इन शॉर्ट, इनके अगर मैं बात करता हूं तो इन शॉर्ट आपके मन में क्वेश्चन होगा सर हम बुक से कैसे पढ़ें, कोई लाइन छूट तो नहीं जाएगी, इसीलिए अब मैं अपकमिंग क्लासेस के अंदर आपके पास में पीपीटीज के साथ में भी आपका लिखवाने वाला पार्ट दोनों करने वाला हूं। इन शॉर्ट इससे आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, वहां बताऊंगा कि कौन सी लाइन पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है और कहां से क्वेश्चन बने कहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। सर ये तो बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, अब पढ़ते हैं ये वाला टॉपिक। बेटा इसकी ये तो टॉपिक जान है, ये तो आपकी जान बनने वाला है, क्योंकि रीजन मीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। ये टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, पहले मतलब 11th क्लास में कभी टॉपिक का डिस्कशन हुआ था लेकिन वहां पे अपने ध्यान दिया नहीं इसके लिए। तो कहने का मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस के अंदर हम बात करें डिमांड फोरकास्टिंग के लिए, कि डिमांड को फोरकास्ट मतलब आप पढ़ समझ चुके हैं कि फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है, फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है, कि डिमांड के अकॉर्डिंग ही सारे फैक्टर डिसाइड होंगे। सिंपल सी बात, जब तक कोई कंज्यूमर आपके सामान की डिमांड करेगा नहीं, आप बनाओगे क्यों? सोचो ध्यान से, बताओ मुझे। जब तक डिमांड है नहीं, डिमांड क्या बनाना बेवकूफी है या नहीं है? है सर। तो कहने का मतलब कैसे पता चले कि फ्यूचर में मेरी डिमांड कितनी रहने वाली, उसका एस्टिमेशन कैसे लगाऊं? तो कह रहा कुछ मेथड्स हमारे पास में, आइए बात करते हैं कौन कौन से। द फर्स्ट वन इज, कह रहा भैया सर्वे कर लो। किसका सर्वे कर लो? हवाओं का? नहीं सर, सर्वे किस? सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। भैया जो खरीदने वाला वो कौन है? बायर है। तो इंटेंशन मतलब उसकी सोच का, कि बायर क्या खरीदना चाहता है। अगर बायर से ही उसके बारे में पता चल जाए, सिंपल सी बात, नॉर्मली चेक करना जनरल पॉइंट के ऊपर, अगर आप भी देखना आपके साथ में, आपने नोटिस किया बहुत सारी कंपनी अपना सर्वे करते रहती हैं, होता है नॉर्मली। आजकल तो ट्रेंड ही है, ऑनलाइन टाइम हो गया तो बोलते हैं भैया फीडबैक दे दो, फीडबैक। वो फीडबैक क्या होता है? जवाब देना, कस्टमर को क्या खराब लगा, क्या अच्छा लगा, अच्छा है नहीं है। वो सर्वे वाला जो पार्ट ले रही है आज के टाइम में, टेक्निकल पॉइंट से ले रही है, वो भी सर्वे का पार्ट है नहीं है। तो उससे भी तो कंफर्म होता है कस्टमर कितना सेटिस्फाई है। कस्टमर सेटिस्फाई है तो हम सही जा रहे हैं, नहीं सेटिस्फाई तो हम गलत जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बायर की इंटेंशन का सर्वे करना भी तो आपको फ्यूचर में होने वाली डिमांड के बारे में बताएगा, नहीं बताएगा? बताएगा सर। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है सर देखो ध्यान से, कह रहा है इन दिस मेथड कस्टमर आर आस्क व्हाट दे आर प्लानिंग टू बाय। आपको याद क्या रखना, लिसन टू मी, इस पॉइंट में बस सुन लो। आपको याद रखना है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, आपको याद रखना है कौन कौन से मेथड्स हैं। आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से मेथड का दूसरा नाम क्या है। मेन पॉइंट क्या है, मेथड्स क्या है, मेथड का दूसरा नाम क्या है, ये आपको याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में। क्या बोला? कस्टमर से ही पूछा जाता है कि भैया क्या खरीदना चाहते हैं, व्हाट यूजुअली इन ए ईयर। ये पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं बनता, आगे बढ़ते हैं। बट पॉइंट याद रखना, सर्वे मेथड याद रखना। फर्स्ट इज, अब इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं यहां पढ़ो बेटा ध्यान से। दिस मेथड इन्वॉल्व्स यूज ऑफ, क्या क्या आता है, किसका यूज करता है? डायरेक्ट इंटरव्यूज या मेलिंग क्वेश्चनरीज। पॉइंट यहां पर आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताओ बेटा कि बायर की इंटेंशन का सर्वे करने में कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक को यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है डायरेक्ट इंटरव्यूज, ऑप्शन बी लिखा हुआ है मेलिंग क्वेश्चनरीज,
ऑप्शन सी लिखा है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी लिखा है नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा बताना मुझे, सोचो ध्यान से, पढ़ा होगा तभी तो बताओगे। आया ना, बताओ इसका मतलब क्या है। सर सर्वे के पॉइंट पे दो बातें हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू और मेलिंग क्वेश्चन। क्लियर, मतलब ये तो आप पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू का मतलब क्या, डायरेक्टली जाके कस्टमर से मिल लो, रिमेंबर, डायरेक्टली कस्टमर का इंटरव्यू ले लो। अब कहने का मतलब कस्टमर से पूछो भैया क्या खरीदना चाहते हो, वो बता देगा पॉइंट के ऊपर, उसके पॉइंट से उसकी जजमेंट से निकल के आएगा, नहीं आएगा, निकल के आंसर। यस सर। सेकंड इज, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो याद करो एक क्वेश्चनरीज, मतलब एक पेपर फॉर्म में जहां पर आप सारे क्वेश्चन डाल देते हो। चेक करो, ये पुराना पैटर्न था, याद करो। अभी कंपनी अपना पैटर्न ऑनलाइन में लेके आ गई, लेकिन नॉर्मली कंपनी आज भी बहुत सारी कंपनी ऐसा काम करती है, आपको एक फॉर्म देती है और कहती है इस फॉर्म को फिलअप करो, क्वेश्चन देती है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक मोड में आजकल ज्यादा यूज हो रहा है, बट वो भी क्या है, वो भी क्या है, क्वेश्चनरीज है बेटा। आप बताओगे कि क्वेश्चन भरे होते हैं उसके अंदर, कि आप बताओगे कि आप क्या खरीदना चाहते, क्या खरीदना नहीं चाहते, रिमेंबर। तो कहने का मतलब बताओ किस लिए होता है, कस्टमर से पूछना उनकी इंटेंशन को, क्या वो खरीदना चाहते हैं। तो पॉइंट नंबर कि यहां पर क्या क्वेश्चन बनेगा बेटा, यहां पर क्वेश्चन बनता है, एक तो आपका मेथड कौन कौन सा है, नाम होना चाहिए आपको। दूसरा कह रहा है इस मेथड की टाइप कौन कौन सी है, दो टाइप इसमें और भी है। डायरेक्ट इंटरव्यू हो गया, और मेलिंग को, मेल मतलब आपकी ईमेल पे, जीमेल पे क्वेश्चन भेज देना, रिमेंबर, और बताओगे आप फीडबैक क्या कहना चाहते हो। और नॉर्मली आज के टाइम में हर एक बिजनेस, हर एक कंपनी अपना फीडबैक लेती है, और इस तरीके से लेती है, याद है नहीं, क्या सुनो, बोलो समझ में आया नहीं आया, रिप्लाई करो। ओके ओके ओके, ठीक है सर, चले आगे, बोलो बोलो बोलो, समझ में आया। थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहा हूं, कोई डाउट अगर रहेगा तो बाद में पिक कर लूंगा बेटा, ठीक है। ओके विद इट, चल सकते हैं आगे, हाँ या ना। तो याद रहेगा, एक तो पॉइंट ये वाला याद रखना है, और एक वाला हमें इसके टाइप याद रखना है। मेनली क्या है कि बायर से ही उसकी इंटेंशन के बारे में जानना कि वो क्या खरीदना चाहता है। इज इट क्लियर बेटा, चले आगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास में मेथड्स यूज्ड इन कंडक्टिंग सच सर्वे। तो अभी क्या बोला आपने, दो तरीके थे, डायरेक्ट इंटरव्यूज एंड सेकंड इज मेलिंग क्वेश्चनरीज। अब कह रहा है इस टाइप के सर्वे करने के लिए जनरली कौन से मेथड यूज होते हैं, और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन इसमें। पहला कह रहा है सर, देखो ध्यान से, कह रहा है कंप्लीट एन्यूमरेशन। अब मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्यूमरेटर। ये आपने 11th क्लास में सुना था वर्ड, याद करो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो। नहीं सुना तो बताऊंगा कौन सा पॉइंट होता है। एन्यूमरेशन का मतलब कहां से बेटा, इन शॉर्ट एक पर्सन को भेजते हैं आपके पास, जिसे बोलते हैं एन्यूमरेटर। उसे एन्यूमरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपसे आगे क्वेश्चन पूछता है। एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल लास्ट टाइम में दिया था, मैंने बोला भैया मैंने एक बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, मैंने बोला मुझे क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है, बोले सर सच में खरीदना चाहता हूँ, हाँ खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक, तो लेना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, उन्होंने बंदा घर पे भेज दिया, बोला एक काम कर, जाके इन्फॉर्मेशन ले गया सर की, सारी बातें लिखवा गया, सर क्या चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट, सबको सर बता गया, वो घर तक आ जाएगा आपके पास में। तो बताओ किस लिए आ रहा है सर, कंप्लीटली, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन पूछेगा। देखो बीइंग ए कस्टमर, एज ए बायर आप सारी बातें नहीं बोल पाते हो, बट पॉइंट इज जो बिजनेस जानना चाह रहा है, बिजनेस उन सभी क्वेश्चन को फ्रेम करता है, और आपसे पूछने के लिए उसने अपना एक पर्सन भी भेज दिया। इसे क्या बोलोगे, इसे बोलते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन, याद रहेगा बेटा। तो लिखा हुआ है वेयर ऑल द पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा कस्टमर, याद रखना, जो एक्चुअल में हु इज विलिंग, लिख लो, विलिंग एंड एबल टू बाय, जिसकी इच्छा भी है और जिसके पास एबिलिटी मतलब परचेजिंग पावर भी है खरीदने की, उसे बोलते हैं पोटेंशियल कस्टमर। तो कहने का मतलब पोटेंशियल कस्टमर जब दिखते हैं किसी को, बिजनेस को, तो क्या करते हैं, वहां पर वो कंप्लीट एन्यूमरेशन को यूज करते हैं, और यूज करना भी चाहिए। आगे कह रहा है सैंपल सर्वे। सैंपल मतलब, अब भैया पोटेंशियल कस्टमर तो नहीं पता कौन पोटेंशियल कौन नहीं है, तो क्या करते हैं, सैंपल करते हैं। कैसे, कह रहा है वेयर ओनली फ्यू कस्टमर्स आर सेलेक्टेड एंड इंटरव्यूड, या रैंडमली कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया आप क्या खरीदना चाहते हो, कि आपकी चॉइस क्या है। एग्जांपल के लिए मान लो कोई भी कंपनी, पहले क्या होता ना, कंपनी जब अपनी कोई एग्जांपल, खासकर कॉस्मेटिक्स वाली कंपनीज जो कॉस्मेटिक्स बनाती हैं, आइटम, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, ये लोग बनाती हैं, ये करते थे, घर घर तक आपके पास में पर्सन को भेजते थे, जो रैंडमली आके आप तक इंफॉर्मेशन लेते थे, मैम ये सामान परचेज करो, इसमें ऐसा आइटम है, इसमें इस तरीके। अब आप बोलते रहे मेरी चॉइस क्या है, मुझे ये परचेज करना नहीं करना, इसके प्राइस ज्यादा है भैया। एग्जांपल दूं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जानते हो क्या है, न्यूज़पेपर। सुना आप लोगों ने, सर क्या बोल रहा हूं, न्यूज़पेपर। सर कैसे बोल सकते हो, आपके न्यूज़पेपर की कॉस्ट बताओ कितनी है, बताओ। न्यूज़पेपर आपको, एक नॉर्मल न्यूज़पेपर आपको कितने में अवेलेबल होता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, दैट्स इट। बट क्या आप लोग जानते हैं बेटा, उसी न्यूज़पेपर की जो कॉस्ट बैठती है छापने की, प्रिंट करने की, वो उसे कहीं 4 से 5 गुना ज्यादा बैठती है। डू यू नो दिस, जानते हैं आप लोग। एक सिंगल न्यूज़पेपर को प्रिंट करने में उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, उसको पहुंचाने की कॉस्ट कितनी लगती है, हाँ है ना। तो हुआ क्या,
जब स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया तो बोला गया, तो आज के टाइम में ऐसा ही होता है, चेक करना आपके लोकल एरिया में जो न्यूज़पेपर चल रहा होगा वो इसी चल रहा होगा, इसी बेस के ऊपर क्या होता है, कहते हैं सर उन्होंने बोला कि आओ एक काम करो, घर घर जाके पता करके आएंगे। लिसन टू मी, सुनो ध्यान से। बोला घर घर जाके हम पता करेंगे कि न्यूज़पेपर बेचना है हमें, कितना प्राइस रखा जाए। अब बताओ, प्राइस को लेके बिजनेस न्यूज़पेपर जो पब्लिकेशन वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक एस्टिमेशन निकालना चाहते हैं, वो एक एस्टिमेशन लेना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, वो घर एरिया वाइज एरिया अपने बंदे भेजते हैं, पर्सन भेजते हैं, इनको बोलते हैं एनिमेटर भेजते हैं। वो आपके बता के बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव भेजते हैं, आगे क्या बोलते हैं, मैम आप खरीदना चाहेंगे, सर आप लेना चाहेंगे, तो आप बोलते हो कि कितना प्राइस लेंगे। आपने बोला 2 रुपए का मिल जाए, तो आपने मजाक में बोला 2 रुपए का मिल जाए, 3 का मिल जाए, मजाक किया आपने एस्टिमेशन लगाया, भैया पेपर ही आ जाएगा इतने का काम हमारे पास में। इसका मतलब क्या था, अब न्यूज़पेपर ने क्या दिमाग लगाया, फोरकास्ट क्या किया कि लोग महंगा परचेज नहीं करेंगे। अगर मैं लोगों को न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, तो यहां इंडिया के अंदर हालात ऐसी है, लोग कहते हैं यार क्यों खर्चा करूं इंफॉर्मेशन के ऊपर, और फॉरेन में क्या होता है, वो लोग इंफॉर्मेशन भी ज्यादा खर्चा करते हैं। तो कहने का मतलब क्या था, बोला भैया इंफॉर्मेशन खरीद लेनी है हमें। तो लोगों ने क्या बोला, इंडिया में क्या बोला, मैंने देखी चीज इसलिए बोल रहा हूं, बोला नहीं यार 2 रुपए 3 रुपए का। तो बिजनेस ने क्या दिमाग लगाया, बोले यार 2 रुपए 3 रुपए का न्यूज़ बनेगा तो नहीं, कॉस्ट तो बहुत बैठ जाएगी, लॉस में जाऊंगा मैं। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, फोरकास्टिंग क्या किया कि कस्टमर तो पढ़ने वाले ज्यादा होंगे उस रेट के अंदर, तुमने 3 का मांगा, मैंने 2 रुपए का दे दिया। कि स्टार्टिंग में काम करो, 3 महीने के लिए 1 रुपए का मिलेगा, उसके बाद 2 रुपए का मिलेगा। ये क्या निकाल दिया, ये डिमांड को फोरकास्ट किया, लोग कितने में चाहते थे, ऐसे लॉस में गया, लॉस में नहीं गया। सुनो क्या किया उसने, क्या दिमाग लगाया, उसने दिमाग लगाया क्यों ना मैं अपने पास में एडवर्टाइजमेंट से भर दूं। तुम चेक करना, जो न्यूज़पेपर ज्यादा एडवर्टाइजमेंट से भरा होता है, कभी नोटिस करना, ये बात आपने नोटिस नहीं की, तो जो न्यूज़पेपर ज्यादा एडवर्टाइजमेंट से भरा होता है उस न्यूज़पेपर के प्राइस आपको कम मिलेंगे। चेक किया कभी आप लोगों ने, सोच के देखो ध्यान से। जो न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उस न्यूज़पेपर के प्राइसेस बहुत कम मिलते हैं आपको। ये वजह यही है बेटा, क्योंकि आपने वो न्यूज़पेपर इसलिए परचेज किया कि वो सस्ता है तो इन्फॉर्मेशन कम मिलेगी इन शॉर्ट। बट क्या किया, जिन्होंने उसके एडवर्टाइजमेंट दिया उन्होंने छोटे छोटे प्लेसेस के लिए, जिन्होंने उन्हें ऐड दिया अपने पास में, उन्हें पता है कि भाई इतने कस्टमर हैं इसके पास में। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये क्या करते हैं, अब चेक करना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, रिमेंबर द टाइम्स, ये क्या करते हैं, इनके अंदर आपको एक है बिजनेस स्टैंडर्ड, आपके लिए काम का कौन सा है, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, ये न्यूज़पेपर आपके काम क्योंकि इनमें ऐड कम मिलती है बेटा। बट जिस न्यूज़पेपर में ऐड ज्यादा मिलती है इसका मतलब उसके प्राइस भी मार्केट में कम रखे गए हैं, लोग कम चाहते हैं उसको। आइए बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फोरकास्टिंग वाला पार्ट है कि अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचूंगा, कैसे डिमांड बढ़ेगी, क्रिएट होगी, कैसे सामान मेरी सेल जनरेट होगी, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है इसके ऊपर, सर्वे के ऊपर। याद रहेगा, बोलो बताओ, यहां तक बात क्लियर है या नहीं है, रिप्लाई करो यस और नो। कि कंप्लीट एन्यूमरेशन, सैंपल सर्वे, और एक और बच गया कौन सा, इनपुट आउटपुट वाला पार्ट। आइए एक क्वेश्चन पूछूं, जवाब दोगे, जवाब देना। जनरली ये तो बात होगी 3 तरह के लोगों की, 2 तरह के लोगों की। एक लोग तो ऐसे जो खरीदना चाहते हैं जिनके पास परचेजिंग पावर भी है, जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हो, उनका पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर को लिए जो तरीका यूज किया जाए सर्वे का, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन। बट व्हेन इट कम्स टू द रैंडम पर्संस, कि भैया पता नहीं कौन कितना बोलने वाला है, तो उसके लिए कौन सा बोला सैंपल सर्वे। बट थर्ड इज, बड़ी बड़ी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं बेटा, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, इनका माइंडसेट होता है, माइंडसेट कि मुझे कोई सामान बल्क में परचेज करना है, मुझे कोई मशीनरी लेनी है, तो माइंडसेट क्लियर है। तो मुझे बताओ, एक प्रोड्यूसर, एक बिजनेसमैन अपने लिए अगर कोई मशीनरी परचेज करेगा, मतलब मशीन में, आप एग्जांपल के लिए इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जनरली जो सामान परचेज करेगा उसके खुद के फ्यूचर प्लान पहले से सेट है ना। रिप्लाई करना, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं बेटा, मैं एक मशीन परचेज करना चाहता हूं, तो मैं क्या देखूंगा मशीन के अंदर कि भैया मेरा इनपुट और आउटपुट का रेशो क्या है, जिसे बोलते हैं एंड यूज मेथड। इन शॉर्ट, कितने रॉ मटेरियल से मैं कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता हूं और मेरी कॉस्ट इफेक्टिव मशीनरी बैठे, क्योंकि सिंपल सी बात, पैसा बहुत लगने वाला उस चीज के ऊपर, और जो बैठा प्रोड्यूसर वो भी बहुत दिमाग लगा के बैठा हुआ है। तो जो बिजनेस उस सामान को बना रहे हैं, जो परचेज, एग्जांपल अगर आप खरीदने वाले बंदे हो, प्रोड्यूसर हो तब भी, या बेचने वाले तब भी, तो कहीं ना कहीं एक डिमांड का फोरकास्ट होना रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो उस केस में क्या करते हो, आप चेक करते हो इनपुट आउटपुट मेथड। इसका मतलब एग्जांपल, आपने अगर अपने पास में जो डाला, इनपुट डाला, एग्जांपल रॉ मटेरियल डाला, उसका रिजल्ट कितना, आउटपुट में रिजल्ट कितना निकल के आया, तो हमेशा चेक करते हो आपके पास में कि क्या आप अपना एफर्ट डाल रहे हो, कितना पैसा डाल रहे हो और उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। जो बड़े बल्क में जो सामान बिकता है, तो आप ये लोग चीज चेक करते हैं, ये सुनो, समझ में आ नहीं आया। इसका मतलब एंड यूज मेथड कह दूं, या इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट मेथड, कब प्रेफरेबल है,
बताओ मुझे, बताओ, अगर पूछूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बना नहीं बना? कोई पूछे आपसे एक प्रोड्यूसर बल्क में आइटम परचेज करना चाहता है, जवाब दीजिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके? तो आप बोलोगे सर ये भी हो सकता है, फर्स्ट वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट सैंपल थोड़ी करोगे। आपको पता है भैया वो भी पोटेंशियल कस्टमर ही है, वो भी खरीदना चाहता है, बट वो चाहता क्या है उस पॉइंट में आप चेक करते हो इनपुट आउटपुट मेथड। मतलब सिंपल सी बात, अगर वो खरीदना चाहता है तो कितना पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी है, हाँ है ना, वो कितना पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी है और आप उसे क्या रिजल्ट में देने वाले हो। तो ये सब चीजें जब आप उसको फोरकास्ट कर पाते हो बेटा, पता लगा पाते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उसकी डिमांड को मीट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे सर। इसीलिए बोलते हैं बेटा ये है आपका सर्वे वाला मेथड। इज इट क्लियर? बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, क्या ये क्लियर है? यस और नो? समझ में आ गया? आ गया सर। चले, तो याद रहेगा सर्वे मेथड के अकॉर्डिंग। तो इसमें सिंगल पॉइंट पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि पोटेंशियल कस्टमर की जब बात की जाए तो दो मेथड कौन सा, कंप्लीट एन्यूमरेशन भी और एंड यूज भी यूज हो सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू कि भैया आपको पता ही नहीं पोटेंशियल है या नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, सैंपल सर्वे होता है। इज इट क्लियर बेटा? याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं, बढ़े आगे। ओके चलिए, द नेक्स्ट इज वर्ड कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कलेक्टिव ओपिनियन और डेल्फी मेथड दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। हैव अ लुक ऑन दिस। कह रहा है सर एक तो हो गया सर्वे वाला पार्ट। अब कलेक्टिव ओपिनियन मेथड का मतलब क्या है? अब देखो पहला क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे पूछता है इनके नाम कि कलेक्टिव ओपिनियन मेथड को और किस किस नाम से जाना जाता है। नाम से क्लियर है, कलेक्टिव मतलब सबका कंबाइंड ओपिनियन लेना कि सबका मानना क्या है। बट सबका मानना कहां से पता लगाओगे, कॉमन बात कहां से निकल के आएगी? आइए बात करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड। सेल्स को जनरेट करने वाला ओपिनियन मेथड, या फिर ग्रास रूट में अप्रोच। मतलब सिंपल सी बात, जहां से कस्टमर एक्चुअल में, जो ग्रास रूट मतलब क्या है, जहां से कस्टमर एक्चुअल में जो बेस है कस्टमर का सामान परचेज करने का, मतलब कौन, रिटेलर। जहां से कस्टमर सामान परचेज कर रहा है, अगर मैं उसी पॉइंट से ये समझ लूं, ये जान लूं कि वो क्या चाहता है, कितना डिमांड करना चाहता है, तो बताओ क्या इसे आप लोग ये नहीं बोलोगे ग्रास रूट मेथड? तो तीनों नाम याद रखना। फर्स्ट इज कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, दूसरा है सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, या इसी को बोलते हैं ग्रास रूट अप्रोच या ग्रास रूट मेथड भी बोल सकते हैं इसको। याद रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे नाम पूछ सकता है, याद रहेगा, मतलब द एग्जामिनर कैन आस्क द नेम, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। याद रहेगा बेटा। ओके आगे आता हूं। कह रहा है अंडर दिस, इसमें होता क्या है? अब इसमें क्या भैया, जिस सेल्समैन से आप कस्टमर सामान परचेज कर रहा है, कोई सबसे ज्यादा नियर कौन होता है? मैन्युफैक्चरर नहीं होता नियर कस्टमर के, कौन होता है? या तो रिटेलर होगा, जो होलसेलर वगैरह होते हैं, या रिटेलर या होलसेलर होता है जो सबसे ज्यादा क्लोज है। अब बताओ जितना ज्यादा एस्टिमेशन वो आपको दे पाएगा और कोई दे पाएगा? कस्टमर के अलावा कस्टमर को सबसे ज्यादा कौन जानता है? वो करीबी कौन है? चेक करो, सोच के बताओ, दिल पे हाथ रखकर रिप्लाई करो, कौन होगा? रिटेलर, हाँ है ना? तो बताओ अगर उसी रिटेलर को पकड़ के पूछूं भाई कि तेरे एरिया में किन चीजों की डिमांड होती है, तुमने नोटिस किया कभी मैक्सिमम कंपनी जब अपना कोई सामान प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो क्या करती है, वो रिटेलर तक क्या करती है, सामान पहुंचाती है। इवन उस रिटेलर को सैंपल भी देती है, जानते हो? उस रिटेलर को खुश करने के लिए वो अपना आइटम फ्री में देती है, फ्री में, कि भैया सैंपल भी रखो या एक्स्ट्रा गिफ्ट भी रखो, बट हमें बताओ, हमारा सामान बेचो, पता लगाओ कस्टमर क्या चाहता है। तो क्या होता है कि लालच क्यों दिया जा रहा है उसको? पता लगाने के लिए कि वहां पर डिमांड कितनी है कितनी नहीं है। इज इट क्लियर? यस और नो? समझ में आया नहीं है? बोलो बेटा। समझ में आया? इसी को बोलते हैं कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। इज इट क्लियर? चले आगे। आगे लिखा हुआ इसमें कह रहा है दिस मेथड यूज ऑन अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ सेल्समैन। अब देखो बात सुनो, एक कोई पूछे आपसे ये मेथड कब कामयाब है आपके लिए? द फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ सेल्समैन। अब ऐसा नहीं कि भैया जो नॉलेज आपको दिए जा रहा है उसको पता भी नहीं है। फर्स्ट हैंड नॉलेज मतलब समझते हो, जब उसने वो सामान बेचा होगा। अब मुझे बताओ, एक बात रिप्लाई करना, एक जनरल स्टोर है, उसके पास बहुत सारा सामान होता है, बट अगर मान लो एक कंपनी मेडिसिन बनाने वाली है, प्लीज लिसन टू मी, एग्जांपल सुनो, समझ में आएगा टॉपिक पूरा पूरी तरह से, तुम सुन लो, समझ में अपने आप आ जाएगा बेटा। एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, वो एक मेडिसिन बना रही है हेडेक के लिए, सर दर्द के लिए। अब मैं बोलूं कि भैया उस मेडिसिन बनाने वाली कंपनी को कौन से रिटेलर से मिलना चाहिए? क्या मेडिकल जो स्टोर्स है उनसे मिलना चाहिए, या फिर एक जो परचून जो सामान बेच रहा है, ज्वेलरी बेच रहा है, उससे मिलना चाहिए, या जनरल स्टोर वाले से मिलना चाहिए? नहीं सर, ये एक्चुअल में फर्स्ट हैंड नॉलेज किसको मिलेगी? जो प्रैक्टिकली उस सामान को बेच रहा होगा। तो कहने का मतलब ये किस पे बेस्ड है? फर्स्ट हैंड नॉलेज पे, क्योंकि एक्चुअली अगर फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है तभी बिजनेस को फायदा है।
अगर मान लो आपसे पहले को बहुत लोग आके जा चुके हैं, इंफॉर्मेशन निकाल चुके हैं, ऐसा भी अगर होता है तो उसमें क्या होगा बेटा बताना, उसमें नुकसान हुआ नहीं हुआ? हुआ सर। मतलब आपसे पहले कोई ना कोई एडवांटेज लेगा नहीं ले गया? यस सर। तो पॉइंट इज, दो बातें बोली, एक तो बोला जो बेच रहा उससे पूछो, दूसरा आपको अगर नॉलेज मिलती है, रिटेलर से इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको बाकियों से पहले मिलनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं क्या, इससे क्या होगा, आपके पास एक करेक्टली इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। यस सुनो, आगे बढ़ता है। कह रहा बट इट मेन ड्रॉबैक इसका ड्रॉबैक सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब क्या है भैया, सारी बात पूछ के बोलो, भैया बताओ कौन खरीदेगा, कितना कस्टमर, हर चीज पूछ के बताएगा। और सब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, ये जरूरी नहीं होता कि बेटा वो सारी बातें हमेशा सेम बोलेगा। यस और नो, कस्टमर ने एक्चुअल में क्या मांगा, क्या लिखा, आप नोटिस करना। मैक्सिमम शॉपकीपर आपके एरिया में चेक करना, जब आप लोग उनसे कोई सामान डिमांड करने जाते हो और उनके पास खत्म हो गया, वो नॉर्मली क्या बोलते हैं, या तो है नहीं बोलेंगे, नहीं बोले, नॉर्मली क्या बोलते हैं, भैया खत्म हो गया, था भी नहीं, फिर बोले खत्म हो गया। बट वो उस आइटम को एक नोटबुक में नोट कर लेते हैं। नोटिस किया आप लोगों ने? क्यों नोट करते हैं? जानने के लिए बेटा कि एक्चुअल में कस्टमर क्या चाह रहा है। याद रहेगा बेटा। आगे आते हैं। कह रहा सर द एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस, विजन एंड हिज एबिलिटी। 3 बात लिखी है। फर्स्ट लिखा इंटेलिजेंस, वो कितना इंटेलिजेंट है, विजन उसकी सोच कहां तक है, एबिलिटी कितना सक्षम है, कितना कर सकता है। ये तीनों के तीनों पॉइंट डिसाइड करेंगे भैया कि आपका रिटेलर से मिलने वाला इंफॉर्मेशन कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। बताओ, आप जिस तरह से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, बहुत सारे कस्टमर है, बहुत सारे शॉपकीपर क्या करते हैं, सामान बेच देते हैं, ले जा भाई ले जा ले जा, तुमसे कोई बात नहीं, कोई पूछते नहीं। और बहुत सारे तुमसे इंटरेक्ट करते हैं, यार किस लिए चाहिए, क्या आइटम था, ऐसा है, पूछते हैं ना आपसे व्हाट इज दिस। द होल पार्ट इज, वो कस्टमर, वो शॉपकीपर क्या है, वो इंटेलिजेंट है, उसका विजन दूर क्या है, उसे पता है भैया आज कस्टमर आ गया, मेरे पास सामान नहीं भी है तब भी बोलूंगा भैया कल परसों मिल जाएगा, मंगवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आज खत्म हो रखा है। तो खत्म हो गया, इससे क्या होता है कि कल को कस्टमर लौट के दोबारा भी आ सकता है, बट है ही नहीं, रखता ही नहीं, कस्टमर लौट के नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये सारा का सारा पॉइंट आपकी रिटेलर में होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी एज ए बिजनेसमैन, वो क्या मिलेगी, वो एक्यूरेट मिलेगी और उसका बेनिफिट भी आपको मिलने वाला होगा। यस और नो, जवाब दो मुझे, समझ में आया? बस बस बस, अब हम लास्ट पे आते हैं, खत्म हो गया हमारे पास में। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज, पढ़े, ये क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट है बता देंगे सर, कोई डाउट होगा तो पक्का बेटा मैं वेट करूंगा कोई डाउट्स का, अगर मिलेगा तो पक्का। चलो आइए, हालांकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद सीधा अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन ना आए तो समझ लो डाउट आपके पास में, ठीक है? आइए बात करते हैं। लिसन टू मी, क्या कह रहा है, कह रहा ये है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, जिसे डेल्फी मेथड बोलते हैं। मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन बन सकता है आपके सेकंड नेम के ऊपर, ऑल्टरनेट नेम कौन कौन सा है, किसी भी मेथड का दूसरा नेम कौन सा है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। आइए बात करते हैं। तो अभी तक करीबन एग्जांपल के लिए 8 से 9 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा और देखते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। कह रहा सर कौन सा मेथड है। अब देखो जनरली एक बात बताओ, या तो तरीका क्या है कि भैया कस्टमर से जाके मिल लो, अभी क्या पढ़ा, पीछे क्या पढ़ा, या तो डायरेक्टली क्या करो, कस्टमर से जाके मिल लो, बता भाई तू बता तू क्या खरीदना चाहता है, उसमें सर्वे कर सकते हो उसके अंदर, या डायरेक्टली सर्वे कर सकते हो पोटेंशियल कस्टमर है तो, रिमेंबर। या फिर बोला आपके पास में, या आप रिटेलर या होलसेलर से मिल लो जो उनको सामान बेच रहे हैं, क्योंकि सर होलसेलर का मतलब कहां से आएगा, क्योंकि बेटा होलसेलर को भी पता होता है, सिंपल सी बात, रिटेलर जो सामान डिमांड कर रहा है, होलसेल उस एरिया में सप्लाई कर रहा है, वो मंगवा रहा है सामान, वो एजेंट है, वहां एजेंसी ने रखी उस पर्सन ने, तो जवाब दो, उसे पता है नहीं पता, पता है सर। आगे बात करता हूं, इसके अलावा क्या हो सकता है। यूएसए के अंदर एक कंपनी लिखा हुआ है रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए, नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, रैंड, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए, यहां पर ओलफ हैमलर नाम से पर्सन थे। क्वेश्चन नंबर 3, कौन थे, ओलफ हैमलर, याद नाम याद रखना, नाम पूछते एग्जाम के अंदर आपसे। ओलफ हैमलर नाम के पर्सन ने रैंड कॉर्पोरेशन में काम करते रहे, वहां पर उन्होंने टेक्निक डेवलप की, नाम था डेल्फी टेक्निक। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, डेल्फी टेक्निक क्या है बेटा, डेल्फी टेक्निक स्ट्रेटली से हम बोले एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लो। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है सर, एक्सपर्ट का मतलब होता है जो उस फील्ड में नॉलेज ले चुका है, जिसे उस चीज की एक्सपीरियंस है, वो प्रोफेशनल्स, वो ट्रेन पर्सन जो उस चीज से निकल चुके हैं, वो काम कर चुके हैं, काफी सालों से काम कर रहे आ रहे हैं और लगातार वो कस्टमर से टच में है। जवाब दो, क्या इंस्टेड ऑफ आस्किंग, तो नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, आपने नोटिस किया, एक नाम सुना होगा, कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाँ है ना, सुना है नहीं सुना, सुना है सर। कंसल्टेंसी सर्विस क्या होती है कि नॉर्मली जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट कर लो, उनसे पूछ लो कि भैया क्या सामान बिकेगा। नॉर्मली ध्यान रखना, आप एग्जांपल दो, अगर आप एक कंपनी का नाम पढ़ते हो, नाम है इन्फोसिस, नाम सुना है,
आपने नाम सुना होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस जो कंपनी, इंडिया कंपनी है, इन्फोसिस का INFOSYS, ये 7 दोस्त थे। आपको पता कहानी है, बीसीआर में, बीसीके में पढ़ोगे बेटा, ये पार्ट पढ़ाऊंगा बीसीके के अंदर। अब मुझे बात बताओ, रिप्लाई करना, ये जो 7 दो इन्फोसिस कंपनी ने अपना पहला काम शुरू किया था किसके नाम से पता है? क्या काम शुरू किया? टेक्निकल कंसल्टेंसी। बोला भैया हम लोग ये सातों के सातों दोस्त इंजीनियर्स थे बेटा, इंजीनियर्स थे। इन्होंने क्या किया, इन सातों के सातों लोगों ने क्या स्टार्ट किया? टेक्निकल कंसल्ट। हमें बोला टेक्निकल नॉलेज है, हम इंजीनियर्स हैं, हम बीटेक का एमटेक कर रखा हम लोगों ने, तो हमें टेक्निकल नॉलेज है। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट है कंसल्टेंसी, क्योंकि वो कंपनीज, रिसेंटली सुना ध्यान से बात को, क्योंकि बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने से पहले चाहेंगे कि भैया हमारा करोड़ों अरबों रुपए बिके, वेस्ट हो जाए, इससे बेटर है कुछ लाखों रुपए देकर हम किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लें, मतलब कुछ फीस देकर हम उनसे कंसल्ट कर लें। तो कहने का मतलब क्या, इसी को बोलता है बेटा एक्सपर्ट ओपिनियन। मतलब एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लें कि वो प्रॉपर तरीके से बता पाएगा क्या करना चाहिए, क्या ड्रॉबैक, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और ये नॉर्मली इंडिया में भी हर कंपनी करती है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है सर, हैव अ लुक ऑन दिस। तो क्या लिखा हुआ, अब मीनिंग क्लियर हो गया, आइडिया लग गया आपको आई थिंक से। क्या लिखा हुआ सर, स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट्स, ये कंसल्टेंट, इनकी हेल्प ली जाती है, इनको अपनी सारी बातें बताई जाती है। देखो जैसे डॉक्टर को आप सब बताते हो ना कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, तब वो मेडिसिन लिखता है। सेम एज लाइक एक्सपर्ट को भी सारी बातें बताई जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप क्या पता करना चाहते हो, आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आप प्राइस कितना रखो, आप अपना पैकेजिंग कैसे रखो, चेक करना। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी मतलब क्या बोल रहा हूँ, एमएनसीज की बात कर रहा हूँ। ये कंपनी जब अपने प्रोडक्ट का डिसीजन लेती है, डिसीजन मेकिंग करती है, तो ये मेनली जो पार्ट यूज करती है एक्सपर्ट ओपिनियन का। बाकी पार्ट भी यूज करते हैं, बट मेनली क्या करती है, एक्सपर्ट ओपिनियन चेक करती है, कंसल्टेंट सर्विस लेती है और फिर उसको अच्छी हैवी फीस पे करती है कि बताओ सर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई लिखा हो, क्या लिखा हुआ है, कह रहा सर ये क्या होता है, इज यूज्ड टू गेट ओपिनियन ऑफ नंबर ऑफ एक्सपर्ट अबाउट द फ्यूचर डिमांड। बहुत सारे एक्सपर्ट से, एक से नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट से एक ही बात को बार बार डिस्कस किया जाता है, और बार बार डिस्कस करने के बाद में उनसे उनका रिव्यू मांगा जाता है। और जब तक, और ये सारा पार्ट कब तक होता है, सारी इंफॉर्मेशन के पास होती है, क्वेश्चन आपके पास में होते हैं, तो क्या होता है, वो लगातार, आपने एग्जांपल 4 लोग थे, 4 एक्सपर्ट से आपने अपनी प्रॉब्लम को कंसल्ट किया, रिक्वायरमेंट कंसल्ट किया, तो जो कॉमन पार्ट निकला, कॉमन मतलब क्या होता है, कंसेंसस, जिस बात पे सब लोग एग्री हो जाते हैं, उसी क्या बोलते हैं, वही आपका मेन डिसीजन होता है। याद रहेगा बेटा, हाँ है ना, बोलो यस और नो। इसका मतलब क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपर्ट लिखा हुआ, एक्सपर्ट आर प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन। एक्सपर्ट्स को आप अपनी इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट बताओगे, और आपकी रिक्वायरमेंट को सुन के वो अपना ओपिनियन देंगे, और उसी ओपिनियन को बाद में कंपेयर करते हो, ये सुनो, डिफरेंट राउंड्स के अंदर, और वहां से क्या निकल के आएगा, वहां से, रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स को आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी, मतलब रिक्वायरमेंट बताई, उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका फीडबैक आया। अब उस फीडबैक को आपने कंपेयर किया डिफरेंट राउंड्स के ऊपर, ये आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट राउंड, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, और उसके बाद में कॉमन जजमेंट निकल के आया कि क्या एक्चुअल में बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। और याद रखना, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड तब तक लगातार चलता रहे जब तक आपके पास में एक कॉमन बेस निकल के ना आ जाए। और याद रखना, बड़ी बड़ी कंपनीज, एमएनसी इसी पर वर्क करते हैं, बिजनेस इसी पे काम करते हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आपको सजेस्ट करना हो किसी को कंसल्टेंसी के पॉइंट से कि क्या करना चाहिए, तो आपको बोलते एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड को यूज किया जाता है। कहां सुना था, केबीसी में सुन रखा आप लोगों ने, याद है? आइए आगे बात करते हैं। एंड द लास्ट वन इज, हमने लिखा था स्टैटिकल मेथड। क्या होता है, स्टैटिक्स की बात कर रहा है, मीन, मीडियम, मोड, डिस्पर्शन, कोरिलेशन। ये तो भैया एक्यूरेट फिगर निकालेगा आपके लिए, पता आपको, जब पूरा डेटा आप यूज करते हो, सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई, इनके बेसिस पर निकलने वाला एस्टिमेशन पहली बार तो सुपीरियर होगा, साइंटिफिक हो और रिलायबल, मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है। बोलो बेटा बोलो, समझ में आया? एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, स्टैटिक्स वाला पार्ट, या फिर आपका सर्वे वाला पार्ट हो, या फिर आपका पार्ट हो स्टार्टिंग वाला पार्ट हो। जवाब दो, समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर, यस और नो? बोलो बोलो बोलो, देखो ध्यान से, क्या आप लोग अपने इस पार्ट को कर पाएंगे, हाँ है ना? क्या डिमांड फोरकास्टिंग से करने को दिक्कत है आप लोगों को? फिर भी अगर कोई डाउट अगर रहे तो मैं चाहूंगा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में पहले तैयारी करो क्वेश्चन। बहुत से बच्चों का रिव्यू मुझे पास में आया है, बच्चों ने बोला सर कि क्वेश्चन आराम से हो रहे, तो वही तो मुझे चाहिए बेटा, तुम्हारे क्वेश्चन हो जाए, वही मेरी रिक्वायरमेंट है बेटा। यस, क्वेश्चन आंसर निकले एकदम एक्यूरेट निकले और आपका विद इन सेकंड निकले, तब तो मजेदार है आपके लिए, वरना क्या मजा आएगा पढ़ने में। समझ में आएगा लॉजिक क्लियर है? बस इतना ही करेंगे हम, और आगे नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना कंज्यूमर बिहेवियर वाला पार्ट, और कौन सा पढ़ेंगे, सप्लाई वाला पार्ट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।
बाय 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 बाय, सी यू।